Hello everyone, welcome to the Association of Legal Baccalaureates. I am Rithima, and from now on I will be teaching you the very interesting and very important subject named political science on this channel. So let's start with today's lecture, in which we will be talking about what is political science, its origin and evolution. So political science का मतलब होता है a system of governance and power. और एक पॉलिटिक्स वर्ड डिराइव हुआ है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिटिका, जिसका मतलब होता है अफेयर्स ऑफ द सिटीज़ एंड रिलेट्स टू पॉलिस विच में सिटी स्टेट. सो अफेयर्स ऑफ द सिटीज़ कैसे? अफेयर्स ऑफ सिटीज़ का मतलब होता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ एंड ऐसे पॉलिटिकल प्रोसेसेस जिसमें पीपल का इन्वॉल्वमेंट होता है इन मेकिंग ऑफ रूल्स एंड डिसीजंस. एंड सिटी स्टेट का मीनिंग होता है सॉवरेन स्टेट. सो इन सिंपलर टर्म्स में समझे, सो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट हाउ पीपल इन अ सोसाइटी मेक्स डिसीजन दैट अफेक्ट एवरीवन, और सोसाइटी में कैसे रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है. एंड इट इन्वॉल्व्स डिस्कशंस एंड डिबेट्स अबाउट व्हाट इज़ जस्ट एंड फेयर इन अ सोसाइटी. सो पॉलिटिक्स में सब कुछ इंक्लूड किया जा सकता है, जैसे इलेक्शंस में वोट करने से लेके पब्लिक पॉलिसी बनाने के लिए डिबेट करना, देन बिल का पास होना एंड द रोल ऑफ डिफरेंट लीडर्स. ये सब कुछ पॉलिटिकल साइंस में ही कवर होता है. Now let's jump on the very next subtopic, which is political thoughts by different political philosophers and thinkers. So सबसे पहले we'll be studying about Plato. So Plato ने बोला है कि that king is the ideal ruler who will be emphasizing upon giving justice to the citizens and the role of the state in achieving good life. So Plato का यहाँ एक बहुत famous quote आता है, which is the heaviest penalty for declining to rule is to be ruled by someone inferior to yourself. सो इस कोट के थ्रू प्लेटो ये सजेस्ट करते हैं, ये हाईलाइट करना चाहते हैं कि पॉलिटिकल लाइफ में और पॉलिटिकल गवर्नेंस करने के लिए उन लोगों को करना चाहिए जो कि कैपेबल हैं, जो बहुत वाइज हैं. वाइज इंडिविजुअल्स को अपने हाथ में लीडरशिप रोल लेना चाहिए, ना कि उन लोगों को जो लोग बहुत लेस कॉम्पिटेंट हैं और लेस वर्चुअस हैं. सो इससे क्या, अगर लेस कॉम्पिटेंट और लेस वर्चुअस लोग अगर अपने हाथ में गवर्नेंस लेंगे, सो ये पुअर गवर्नेंस की ओर हमें इशारा करता है. सो प्लेटो ये एम्फसाइज कर रहा है दैट सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एंगेजमेंट आर क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग गुड लीडरशिप एंड द वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी. So our next thinker and political philosopher is Aristotle, who is also known as the father of political science. So एरिस्टोटल की बुक का नाम है पॉलिटिक्स, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब करा है वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में, और वे गवर्नमेंट्स कैसे क्या करती हैं, बेसिकली अब पावर को कैसे होल्ड करके रखती हैं, और क्या वे गवर्नमेंट्स अपने सिटीजन्स की बेनिफिट के लिए उन पावर का यूज़ करती है या अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए पावर का यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं मोनार्की की. मोनार्की में एज यू नो दैट मोनार्की में देयर इज़ अ किंग हु इज़ द आइडियल रूलर. सो एक सिंगल इंडिविजुअल होता है, दैट इज़ किंग, जो रूल करेगा, और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि जो किंग होता है वो अपने सिटीजन्स के बेनिफिट के लिए काम करता है, उनको जस्टिस इंश्योर करता है और वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए काम करता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज़ एरिस्टोक्रेसिस, जिसमें एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत क्वालिफाइड सिटीजन्स काम करते हैं, बेसिकली पॉलिटिकल पावर को होल्ड करके रखते हैं, एंड दे आर ऑफन डिटरमाइंड बाय वर्च्यू, विजडम और वेल्थ. किसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि बेसिकली पीपल, जो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, दैट विल बी वर्किंग फॉर द कॉमन गुड. इसमें जो रूलर्स होते हैं उनके पास एक सुपीरियर क्वालिटीज़ होती हैं, और दे विल ऑल्सो बी वर्किंग अबाउट द स्टेट वेलफेयर. नेक्स्ट आते हैं पॉलिटीज़. पॉलिटीज़ एक ऐसा टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, बेसिकली एक मिक्स्ड और बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दैट इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड ओलिगार्की. इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि एक पॉलिटी में देयर इज़ एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जो कॉमन गुड, वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए. सो द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स जो हमने अभी पढ़ी हैं, जैसे कि मोनार्कीज, एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटीज, सो इनके जस्ट अपोजिट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर टायरनीज, ओलिगार्कीज एंड डेमोक्रेसीज, और इनको करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है. एंड नेक्स्ट पॉलिटिकल थॉट इज गिवन बाय रोमन रिपब्लिक. सो रोमन रिपब्लिक ने बेसिकली अपना मेन फोकस करा है ऑन मिक्स्ड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स, बैलेंसिंग एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, ओलिगार्की एंड मोनार्की. बेसिकली रोमन रिपब्लिक ये चाहता है कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हो, इट शुड बी बैलेंस्ड एंड शुड बी फॉर ऑल, बेसिकली कॉमन गुड के लिए होना चाहिए. नेक्स्ट टाइप ऑफ political thought is given by Cicero. He was a Roman statesman. So Cicero contributed to political philosophy with its writing on the importance of law, civic duty and common good. So again Cicero का भी यही मानना था कि that
एक लॉ होना चाहिए that should be fundamental to all its citizens and it should be just and fair. Now let's jump on our very next subtopic, which is modern political theories. So modern political theories में एक बहुत important political theory आती है जिसका नाम है theory of social contract, given by John Locke, Thomas Hobbes and J.J. Rousseau. So इन तीनों का point of view इस theory पे अलग अलग है as per their conditions, but similar point of view ये है कि पॉलिटिकल अथॉरिटी कैसे राइज होती है. सो पॉलिटिकल अथॉरिटी तब राइज होती है व्हेन देयर इज अ म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन द रूलिंग क्लास एंड द रूल्ड पीपल. सो रूलिंग क्लास इज द क्लास which is governing the people and the ruled class is the class who is being governed. सो इन दोनों के बीच में जब म्यूचुअल अग्रीमेंट होगा और दोनों की कंसेंट होगी, इन इंडिविजुअल पीपल की आपस में कंसेंट होगी कि येस वी हैव टू लिव इन अ यूनिटी, सो यूनिटी में रहना चाहते हैं हम, तो तभी एक स्टेट फॉर्म हो गई. सो बेसिकली यहाँ पे जो रूल्ड क्लास है वो रूलिंग क्लास को ये अथॉरिटी दे रही है, वो गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे रही है कि येस आप लोग हम पर रूल कर सकते हैं. सो यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है. और दिस अग्रीमेंट आउटलाइंस द म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स of both the governed and the governing, ensuring that political power is derived from the consent of the people. So basically इसमें ये कहा गया है कि political authority कब अराइज होती है, जब रूल्ड क्लास का ये कंसेंट होता है कि हाँ रूलिंग क्लास हम पे हमको गवर्न कर सकती है. नेक्स्ट हम लोग और फर्दर बात करते हैं जॉन लॉक के बारे में, हु इज़ अ की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट. सो जैसे हमने पढ़ा थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जे रूसो के बारे में कि इन तीनों का एक ही मानना था कि पॉलिटिकल लेजिटिमेसी कैसे अराइज होती है. सो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी तब अराइज होती है व्हेन देयर इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द रूलिंग क्लास एंड द रूल्ड पीपल. सो इन दोनों के बीच में जब एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा तब पॉलिटिकल लेजिटिमेसी अराइज होगी कि येस जो हमारी रूल्ड पीपल है दैट दे वॉन्ट्स कि जो रूलिंग क्लास है वो हमें गवर्न करे. सो आगे फर्दर जॉन लॉक ने इस बात पे फोकस किया है कि दैट देयर मस्ट बी नेचुरल राइट्स, हर किसी के पास होने चाहिए, जैसे कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. सो जॉन लॉक ने ये बोला है कि ये तीनों राइट्स इनहेरेंट है एंड इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट. इसका मतलब है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये तीनों राइट्स, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को हर सिटीज़न की उनको प्रोटेक्ट करे. एंड जॉन लॉक ने और फोकस किया है ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर्स कि एक स्टेट में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए ताकि कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी एक सिंगल एंटिटी के हाथ में ना आए और जो उसका करप्ट यूज़ करे. और जो जॉन लॉक हैं सो उनका और ज़्यादा फोकस है डेमोक्रेटिक राइट्स एंड लिबरलिज्म के ऊपर. And he is greatly influenced by the American and French revolutions, and he also wanted to frame the modern democratic constitutions. हम लोग बात करते हैं रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ और नेशन स्टेट्स के बारे में. सो रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ जैसे कि अमेरिकन रिवोल्यूशन एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं. सो ऐसे है जैसे हम जानते हैं 18th एंड 19th सेंचुरी में ये दोनों रिवोल्यूशंस हुए और इन रिवोल्यूशंस के बाद पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंज आया, ट्रांसफॉर्मेशन आया, चेंज आया. इंडिविजुअल्स के राइट पे ज़्यादा फोकस करने लगे लोग, सोवरेनिटी पे लोग फोकस करने लगे एंड ये जानने लगे कि चर्च और स्टेट का सेपरेशन हो जाना चाहिए. एज यू नो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हमारे पास 3 मेन कॉन्सेप्ट आए विच इज़ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी. और फिर इसी तरह नेशन स्टेट का डेवलपमेंट हुआ. सो नेशन स्टेट एक ऐसे डोमिनेंट पॉलिटिकल यूनिट की तरह इमर्ज हुआ जिसने एम्पायर्स और सिटी स्टेट्स को पीछे छोड़ दिया. नेशन स्टेट्स के बाद के थ्रू हमारे पास कॉन्सेप्ट आया कि दैट देयर शुड बी डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म विच इज़ ड्राइवन बाय प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशनलिज्म एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन. यानी कि नेशनलिज्म की एक फीलिंग सिटीजन्स के अंदर आने लगी कि दैट इंडिविजुअल्स के हाथ में राइट्स होने चाहिए, एक ऐसी सॉवरेनिटी होनी चाहिए स्टेट के पास जो उनकी राइट्स को एंड उनको गवर्न करे. एंड देयर मस्ट बी ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ बोथ रूलिंग एंड रूल्ड सोसाइटी टुवर्ड्स ईच अदर. स्लोली एंड ग्रेजुअली 19th सेंचुरी में एंड 20th सेंचुरी में कुछ आइडियोलॉजीज इमर्ज होती हैं जैसे कि मार्क्सिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ऐसी आइडियोलॉजीज इमर्ज होती हैं. सो हेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट Marxism and liberal democracy. So Marxism ideology was emerged by Karl Marx and further by Friedrich Engels, and इन दोनों theorists ने कैपिटलिज्म को क्रिटिक किया था. They both were against capitalism.
क्योंकि कैपिटलिज्म क्या करता है, वर्किंग क्लास के साथ, लेबर क्लास और वी कैन से प्रोलेटारिएट क्लास के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, इनइक्वालिटी लाता है, क्लास सोसाइटी में इनइक्वालिटी आती है, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, और जिस वजह से एक क्लास डिवीजन क्रिएट हो जाता है बिटवीन दी बुर्जुआस एंड द प्रोलेटारिएट। सो बुर्जुआस वो क्लास है, एक वेल्दी क्लास है जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करती है, industrialist we can say, and proletariat are those working class or the labor class who are being exploited by the bourgeois. सो इन दोनों क्लास के बीच में क्लास स्ट्रगल क्रिएट हो जाता है विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। एंड इसी को मार्क्स ने और फ्राइडरिक एंगल्स ने क्रिटिक किया था, और ये बोला था कि कैपिटलिज्म को वी शुड ओवर थ्रो इट टू फॉर्म अ क्लासलेस सोसाइटी, कि सोसाइटी में क्लास ही नहीं होगी तो क्लास स्ट्रगल भी नहीं आएगा। सो उसके लिए हमें कैपिटलिज्म को ओवर थ्रो करने की ज़रूरत है। The next type of political development is the development of liberal democracy. So liberal democracy worldwide एक predominant political ऐसा structure है which is characterized by free elections, the rule of law and the protection of individual liberties. Now let's talk about contemporary political thoughts. Contemporary political thoughts में सबसे पहले we'll be talking about globalization. सो कंटेम्प्रेरी टर्म का मतलब होता है कि ऐसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो कि आए हैं 1947 के बाद, यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आए हैं वर्ल्ड वाइड, उनको हम कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट्स बोलेंगे। सो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट्स में विल बी टॉकिंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन टुडे। सो ग्लोबलाइजेशन में एज वी नो इंटरडिपेंडेंस बढ़ी है बिटवीन नेशंस के बीच में एक इंटरकनेक्टेडनेस आ गई है, लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए हैं, एंड दे फॉर्म वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि EU, यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड नेशंस। सो यूनाइटेड नेशंस बात करता है अपॉन ट्रेड, सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, necessitating collective action and governance beyond national borders. And यूरोपियन यूनियन दूसरी तरफ पे प्रमोट करता है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन अमंग यूरोपियन कंट्रीज। Next type of contemporary political thought is identity politics. So identity politics focus करती है social identities पे, based on race, gender, sexuality in shaping political behavior and policy. And the next contemporary political thought is environment politics. So as we know, environment से रिलेटेड भी बहुत लॉज बने हैं, और एक बहुत क्रिटिकल फील्ड है जिसमें हम ग्लोबल इश्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी। एज यू नो, काफ़ी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी अलग अलग कंट्रीज़ बना रही हैं, एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्मिंग टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। फाइनली वी हैव कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस लेक्चर। सो इस लेक्चर में हमने पढ़ा पॉलिटिकल साइंस के बारे में, हाउ इट हैज़ इवॉल्व्ड एंड इमर्ज्ड, इसके ओरिजिन के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल साइंस इमर्ज हुई है फ्रॉम एंशिएंट सिटी स्टेट से। एरिस्टोटल, प्लेटो, डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स की आइडियोलॉजीज़ के थॉट्स के बारे में पढ़ा, और कैसे ये आइडियोलॉजी फिर ग्लोबल गवर्नेंस की तरफ पहुंची है। जैसे कि हमने पढ़ा कि प्लेटो की फेमस बुक है रिपब्लिक एंड एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स। इनमें काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं अबाउट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में। Politics encompasses various ideologies and systems reflecting the complexity and dynamism of human societies. Next, we'll be talking about feudal era. Feudal era जिसमें feudalism, the system of land, जहाँ पे जो पावर थी वो that was decentralized, and एक रिलेशनशिप क्रिएट करी गई थी बिटवीन द वेजल्स एंड द लॉर्ड्स। लॉर्ड्स जिनके पास ओनर है, बेसिकली जो लोग ओनर हैं लैंड के, एंड वेसल्स जो उस लैंड पे काम करते हैं, एंड लॉर्ड्स उनको लैंड पे काम करने के बदले प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। थ्रू आउट हिस्ट्री पॉलिटिक्स हैज़ रिमेन्ड सेंट्रल टू एड्रेसिंग कलेक्टिव इशूज़, फॉर एग्जाम्पल ensuring justice and managing power relations in diverse communities. I hope you like this lecture. Thank you so much.